अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेजबान फाइजा बुखारी। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का खत्मी फैसला सामने आ गया। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बात की जाए तो हमने देखा कई दिनों से हमने ऑनलाइन मीडिया के ऊपर इसकी कवरेज होती हुई देखी, बराह रास्त कवरेज आ रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा केस जो है उसे सबके सामने कवर किया। और अगर इस केस के हवाले से बात की जाए, इस बिल के हवाले से बात की जाए तो हमने देखा था कि किस तरह से ये बिल मंजूर किया गया और इसके बाद कितनी बातें सामने आना शुरू हो चुकी थी। जब चीफ जस्टिस ने भी अपना हल्फ नहीं भी उठाया था तब भी ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आने वाले होंगे और अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी के लिए कोई खास नरम गोशा अपने पास रखते होंगे या शायद इस बिल से किसी को फायदा भी हो सकता है। और काफी इस तरह की गैर मुनासिब चीजें जो है वो उनके साथ मुंसलिक की जा रही थी। लेकिन अगर दर हकीकत बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मंजूर कर लिया है। अगर इस बिल के हवाले से बात की जाए तो साबिका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये एक्ट बनने से पहले ही इस पे स्टे लगा दिया था। ये कानून में पहली दफा हुआ था कि अभी एक्ट नहीं बना था लेकिन उससे पहले ही उस पे स्टे लगा दिया गया था। और इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से पार्लियामेंट को कई ज्यादा जो है वो सिफारिशात भेजी गई थी कि पार्लियामेंट इस हवाले से कोई खासा कानून जो है वो सबके सामने लेकर आए और इसको इन तमाम तर तजवीज़ों पर अमल किया जाए। आज एक खत्मी फैसला सामने आ गया जिसमें यह बात कंफर्म हो चुकी हुई है कि अब इख्तियारात जो हैं उन्हें वसी किया गया है। पार्लियामेंट की तरफ से जो इख्तियारात दिए गए थे कानून को, उनमें मजीद बेहतरी आई है, उनमें मजीद मजबूती आई है। और अगर मजबूती के हवाले से बात की जाती है तो अब देखना यह होगा कि क्या नवाज शरीफ जो वतन वापस आज आ रहे हैं, क्या एग्जैक्ट टाइमिंग है कि वो वहां से निकले हैं कि मैंने वतन वापस आना है और आज इस केस का फैसला भी आ जाता है, तो ये दोनों चीजें कितनी मुंसलिक हैं और इन दोनों चीजों में किसको कितना फायदा हासिल होगा। और अगर बात की जाती है अपील के हवाले से तो इस कानून के मुताबिक आप अपील भी कर सकते हैं अपने फैसले के खिलाफ। अब अगर अपील की बात आ रही है तो नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी अपनी अपील का राइट भी यूज कर चुके हुए हैं, तो क्या जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जो है उनके लिए आगे अपने सियासी सफर को कंटिन्यू रखना आसान होगा, मुश्किल होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कितने चैलेंजेस रहेंगे? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इस पे प्रोसीडिंग्स की हैं और फाइनली खत्मी फैसला सुनाया है, इससे यह बात जाहिर हो जाती है कि चीफ जस्टिस अकेले नहीं होंगे, एक 3 रुकनी बेंच उनके साथ होगा जिसमें मुअज़्ज़ज़ सीनियर जज साहिबान उनके साथ शामिल होंगे और तमाम तर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो साथ मिलकर करेंगे। कोई भी सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आजम साहब, स्काइप पे लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मजहर बल्लाज साहब। आजम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। हमने देखा कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस ने अपना हल्फ उठाया, गो के गैर मुनासिब बातें उनसे मुंसलिक भी की जाती रही हैं। तासर ये दिया जा रहा था कि किसी की फेवर का फैसला आ सकता है, किसी की बात हो सकती है, लेकिन आज उनके फैसले ने इस बात को जाहिर किया कि उन्होंने पार्लियामेंट को और कानून को बालादस्ती दी है। आज की इस तमाम तर प्रोसीडिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फायजा। हम लोग पहले भी अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का क्या किरदार होगा, और हमने बार बार इस चीज़ का इजहार किया, उम्मीद जाहिर की कि काजी साहब आइन और कानून से बालातर कोई ऐसा काम या ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिसके ऊपर कोई उंगलियां उठाई जा सके। और आप देखें कि इस फैसले के अंदर क्या चीज़ वाज़ेह है, बिल्कुल जो क्लियर किया गया वो ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको उनका तयन किया गया। और जो देखें एतराज एक ही था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे, सबसे बड़ा एतराज जो पूरी समात के दौरान हमने देखा और वो पूरी कौम ने देखा, आपने लाइव समात उसकी चली, पूरी कौम ने उसके देखा। एतराज सिर्फ ये था कि पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो 2/3 अक्सरियत दरकार होती है कानून साजी के लिए, सिर्फ वो उस पॉइंट के ऊपर एतराज उठाया गया जी। लेकिन आज पार्लियामेंट की बालादस्ती भी कायम की गई और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से एक तफसीली फैसला भी सामने आया जो 10-5 की 10 जजों की अक्सरियत के साथ वो फैसला सामने है। लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा था जिस पर एक बड़ा इब्हाम पाया जा रहा था कि इसमें कोई अपील का हक ऐसा दिया जा रहा है जिससे कुछ लोगों को सियासी फायदा मिल रहा है। जो माजी के ऐसे केसेस जो सजा याफ्ता हैं
उनको अपील का हक मिलेगा, जिसमें सबसे पहला नाम मियां नवाज शरीफ साहब का था, दूसरा नाम जहांगीर तरीन साहब का था। इस तरह कोई आर्टिकल 184(3) के तहत अगर हम देखें 14-15 लोग ऐसे थे जिनको वो नजर आ रहा था कि ये अगर अपील का हक इनको मिल गया तो उनको फायदा पहुंचेगा। लेकिन जब उस पर बहस हुई आज, तो उसमें 7-8 की रेशियो से एक फैसला आता है कि अपील का हक दिया जरूर गया है, लेकिन जो माजी के केसेस है उनको हक नहीं दिया गया। मुस्तकबिल में जो लोग जिनके खिलाफ कोई ऐसी सजा अनाउंस होगी उनको अपील का हक दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी एक तयन कर दिया गया है कि वो किस तरह अपील का हक दायर करेंगे। देखिए 30 दिन के अंदर अंदर वो बंदा अपनी अपील का हक इस्तेमाल करेगा, अपील दायर करेगा और वो उससे अगले बेंच पर मुंतकिल होगी, जिसके लिए 14 दिन के अंदर अंदर अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। इसके साथ साथ आप इस बिल के अंदर और बहुत सारी चीजें, मसलन चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात, सबसे पहले उस पर कट लगाया गया है। अब चीफ जस्टिस का सो मोटो का इख्तियार या मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का, मुकदमात अदालतों को मुख्तस करने का जो इख्तियार है, उसको अगर आप देखें तो वो 3 रुकनी एक कमेटी के हवाले किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर जज होंगे। वो फैसला करेंगे कि मुकदमात कहां पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने हैं। पहले जबकि ये टोटल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास होता था। अच्छा, इसमें जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, ये फुल बेंच कोर्ट के लिए बहुत सारी मुतालबात आ रहे थे, सियासी लोगों की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी, और वुकला भी मुतालबात कर रहे थे, लेकिन माजी के अंदर फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं किया गया। अभी जब फुल कोर्ट रेफरेंस किया गया, उस रेफरेंस के बाद उसकी समाअत को 5 दिन उसकी समाअत चली और वो पूरी कौम के सामने रखी गई। हालांकि उसमें खदशात भी थे कि कोई ऐसा वहां पे कोई चीजें कोई पैदा हो सकती थी जिससे कोई बदमजगी हो सकती थी, लेकिन काजी फायज़ साहब ने उसका रिस्क लिया और उसकी लाइव जो है समाअत पूरी कौम के सामने रखी। और लोगों ने वहां पे जितने दलाइल हैं, वुकला की जानिब से, जजों की जानिब से जो रिमार्क्स हैं, लोगों ने अपनी आंखों से देखे, कानों से सुने। और मेरा ख्याल है ये एक तारीख का एक बड़ा फैसला है जो मुस्तकबिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात और जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी सुपरमेसी, उसको बड़े बेहतर तरीके से तफसील के साथ जिसने डिफाइन किया। मजहर बिलाल साहब, आज हमने देखा कि एक बड़ा इंतहाई अहम फैसला सामने आया है, और अगर बात की जाए तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को आज तस्लीम किया है, और इसी फैसले को लेकर ऑलरेडी काफी ज्यादा इबहाम भी पाए जा रहे थे और काफी ज्यादा गैर जरूरी चीजें भी मुंसलिक की जा रही थी, और अवाम में एक तासुर यह भी जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि ये किसी खास फर्द वाहिद के लिए इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, जो कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबके सामने वो फैसला सुना दिया है। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, फैसला कौम को बड़ा अच्छा एक फैसले का, और हमारे नजरे भी जी आपकी लोगों की और पूरी कौम की नजरे की इस फैसले पर मेरा ख्याल है की घड़ियां खत्म हो गई। जो लोग सोच रहे थे कि उनको सियासी फायदा होगा, और अब वो जो उन्होंने ख्वाहिशात मन थी उनके, वो अपनी ख्वाहिशात को हकीकतों में बदलता देखे। मेरा ख्याल है तो क्या वाली बात है, इसको अगर आप गौर अगर जायजा लें तो देखिए पॉइंट अभी साहब ने वादे और 8 जजेस की राय है। सुप्रीम कोर्ट सीनियर 2 जजेस हैं, उन 8 में शक कोई दो मोटो रिश्ता होगा जब किसी केस के बारे में कोई राय हो जिसमें 3 तो वो जाहिर है करेगा। आज के फैसले ठीक है, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, ऑडियो का इशू आ रहा है, मैं आपके पास इस पॉइंट पे वापस आती हूँ। आजम साहब, अब आज की हमने सारी प्रोसीडिंग भी देखी और इससे पहले जो गुज़िश्ता प्रोसीडिंग्स होती रही हैं वो कोर्ट की सब बंदे ने लाइव देखी हैं। अभी तक जो इन शॉर्ट फैसला सामने आया, अभी डिटेल्स इसकी आना बाकी हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तासर ये था कि किसी को इसमें फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है, उन्हें रिलीफ मिल सकता है? क्योंकि टाइमिंग आप देखें कि राइट टाइमिंग आ चुकी हुई है कि वहां से नवाज शरीफ रवाना हो रहे हैं कि उन्होंने वतन वापस आने का सफर करना है और यहां से फैसला भी आ रहा है। अच्छा, इसमें
ये जो फायदे के हवाले से ये परसेप्शन जो मैंने पहले अर्ज किया कि लोग पहले सोच रहे थे कि शायद किसी को फायदा किसी को नुकसान, लेकिन आप जस्टिस काजी फायज ईसा का उनका वो पूरा देखें कंडक्ट, उन्होंने अपनी जाती राय, पसंद नापसंद, इन चीजों से हटकर बिल्कुल आइन और कानून को मद्देनजर रख के एक समाअत की, पूरा केस चलाया, फुल कोर्ट रेफरेंस किया और उसके बाद जो फैसला दिया उसमें भी बहुत वाज़ेह तौर पे गैर जानबदारी नजर आ रही है और जजों ने खुल के अपनी राय दी। देखे ना, अगर 8 जज कह रहे हैं कि पहले 10-5 की हम बात करें तो 10 जज कह रहे हैं कि ये इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता, इसको वैलिड है ये केस, और उसके बाद 8-7 की रेशो से दूसरा उसमें जो पॉइंट आ रहा है कि 8 जज कह रहे हैं कि हमें पुराने केसेस जो सजा याफ्ता हैं उसकी अपील नहीं सुननी चाहिए, आगे जो मुस्तकबिल में होने वाले मुकदमात हैं या सजाएं होंगी उन लोगों की अपील सुननी चाहिए। इसमें से वाज़ेह होता है कि तमाम जजों की राय को मुकद्दम रखा गया, तमाम वकला को सुना गया। हालांकि गुज़श्ता पेशी पे आपने देखा होगा कि बड़ी एक शोर मचा था जी कि वकला के साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं किया गया, लेकिन आज फैसले ने साबित किया कि उसमें कोई जानबदारी नहीं थी। लिहाजा ये अगर सोच लिया जाए कि ये मियां नवाज शरीफ को फायदा दे रहा था, जहांगीर तरीन को फायदा, किसी और को फायदा दे रहा था, ये उस फैसले से पहले कबलज वक्त था। ये परसेप्शन हमारा नहीं था, ये वो परसेप्शन अवाम का था या जो उनकी पार्टी के लोगों की जानिब से, उनके करीबी लोगों की जानिब से अवाम में क्रिएट करके दिखाया असल में हमारा अलमिया ये है कि हम तमाम मामलात को, चाहे वो आइन और कानून से मुतल्लिका क्यों ना हो, हम सियासत की नजर से देखते हैं। अगर हम सियासत की ऐनक उतार के देखेंगे तो हमें हकायक नजर आ जाएंगे, इसलिए लोग इस तरह की बातें करते हैं और सोशल मीडिया पे एक शोर-ओ-गोगा नजर आता है। लेकिन फैसले के बाद मेरा ख्याल है कि अब लोगों को इत्मीनान हो गया होगा कि काजी फायज ईसा या उनके साथ जो जजेस बैठे हैं वो बायस्ड होकर या पसंद नापसंद पे फैसले नहीं कर रहे। आज मैं एक केस के सिलसिले में एक अदालत में था तो वहां पे यही फैसला वकला का मौजूद बहस था, हर बंदा इस पे बात कर रहा है क्योंकि वो दिन का टाइम था, अभी समाअत चल रही थी, फैसला आना था, लेकिन जजेस का यही ख्याल था कि जो फैसला आएगा वो अदलिया के लिए भी और पार्लियामेंट के लिए भी एक तारीखी फैसला होगा। और वहां पे ये भी एक ख्वाहिश कह लें, उम्मीद कह लें वकला की जानिब से कि जुडिशल रिफॉर्म्स की इसको जरूरत है, मुल्क को शदीद जरूरत है, और तमाम तर तवक्कुआत आज काजी फायज ईसा के साथ मुंसलिक हो गई हैं कि वो इस फैसले के बाद जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हमारी हायर जुडिशरी के साथ साथ अगर लोअर जुडिशरी की तरफ देखें वहां पे बड़े वसी पैमाने पर रिफॉर्म्स की इसको जरूरत है। 2015 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी सिफारिशात जो है वो पार्लियामेंट को भेजी जाती रही हैं कि आप इस हवाले से कोई आइन को मजीद आगे लेके चलें, इसमें इसको रेगुलेट करें, इन तमाम तर चीज़ों को आप रेगुलाइज करके सबके सामने लेकर आए। तो जैसे अब आपने कहा कि अब उम्मीदें भी वाबस्ता होगी, ये चीज़ें रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगी, तो दिस इज अ राइट टाइम के वहां से मियां साहब चल रहे हैं, यहाँ से पार्टी भी एक्टिव थी, उन्होंने आना है। तो नवाज शरीफ के लिए स्पेसिफिकली आप क्या समझते हैं कि उनकी जो जात है उसको इससे कितना नुकसान होगा या उन्हें कितना सियासी फायदा हासिल होगा? फायदा मेरा ख्याल है इस केस से नफा नुकसान इस केस से मुंसलिक नहीं है जी। पहले तो ये देखने की जरूरत है कि मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं तो वो क्या प्रोटेक्टिव बेल लेके आते हैं। अगर क्योंकि हर दो सूरतों में अगर उन्होंने अपील में जाना है, उनको हक मिलता है, नहीं मिलता, हर दो सूरतों में उन्हें पाकिस्तान में आके सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो वो प्रोटेक्टिव बेल लेके आएंगे। पहले तो ये देखना है कि पाकिस्तान की कौन सी अदालत से उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। दूसरा, अगर वो प्रोटेक्टिव बेल नहीं लेते, पाकिस्तान आते हैं तो किस शहर में, किस अदालत के अंदर, किस तरह, क्योंकि वो सजा याफ्ता भी है, वो मफरूर भी है, कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर, अब उनको सरेंडर करना जरूरी है। तीसरी बात, अभी एक चीज और देखने वाली है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली का जो टेन्योर था क्या वो पूरा हो चुका है, उनकी नाअहली अब खत्म हो चुकी है या अभी तक उसमें कुछ मार रह गए हैं। तीसरा पॉइंट, क्या उनके पास अगर अपील का हक नहीं है तो क्या उनके पास अपना केस रिव्यू का हक वो रखते हैं? क्योंकि अगर वो रिव्यू का हक रखते हैं, टाइम अपार्ट नहीं हुआ या उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है, तो वो भी उनके पास एक ऑप्शन है। अभी इसको कबलज वक्त है ये सारी चीजें, जब तक मियां नवाज शरीफ की कोई प्रोटेक्टिव बेल की सूरत में सामने नहीं आती या उनका कोई वाज़ेह तौर पे ऐलान सामने नहीं आता कि पाकिस्तान में आके वो सरेंडर कर रहे हैं
या बेल लेके आते हैं, तो उस वक्त तक ये कब्ल वक्त है ये बहस। ठीक है। अच्छा आजम साहब, इससे पहले हमने देखा था कि जब भी अगर किसी के खिलाफ कोई सियासी फैसला आता था जिसमें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हो, हमने देखा उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा जजेस के खिलाफ कंपेन चलाई और बढ़ चढ़कर चलाई हुई उन लोगों ने कंपेन, क्योंकि जो उन्होंने बुरा किया वो भी बताएंगे और बाकी भी पार्टीज यही करती रही हैं, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी सरफहरिस्त नजर आती हैं। जजेस को उन्होंने बार बार ललकारा, बल्कि उनको धमकाया, वीडियोज ऑडियोज और पता नहीं क्या क्या हमने चीजें देखी हैं। आज के इस फैसले के बाद जहां पर चीफ जस्टिस अकेले कोई फैसला नहीं कर रहे, उनके साथ उनके बेंच में सीनियर जज साहिबान भी शामिल होंगे, आप समझते हैं कि अब इसके बाद कोई किसी के पास एक ऐसा लेम एक्सक्यूज बच जाता है कि अगर कोई फैसला आता है और हम उस पर यह कह सके कि किसी बंदे ने अपनी जाती ईमा पर कोई फैसला किया है या कोई अपनी जातियात को या किसी ग्रज को सामने उसने निकाला है? अच्छा, मैंने आज सारा वकला का जो रोल था वो भी हमने देखा और वकला की गुफ्तगू भी सुनी। मुझे नहीं कोई ऐसा कोई शख्स नजर आया जिसने इस फैसले के ऊपर कोई तनकीद की हो। मैं सियासी पार्टीज की तरफ से बात मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जब वकला जो कि कानून की तशरीह करने वाले लोग हैं, वो हमारी अदलिया है या हमारे लीगल फर्टिलिटी के लोग हैं, वही तशरीह करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सियासी लोग जो कि मरहून मिन्नत उन्हीं लोगों के है। जब उन्होंने अदालतों में जाना है, जो कानून का सहारा लेना है, इन्हीं लोगों के सर पे उन्होंने अदालतों के अंदर जाना है। अच्छा, अब वहां पे जो आप बात कर रही हैं कि तनकीद का निशाना बनाना, सोशल मीडिया के ऊपर अजीबोगरीब गुफ्तगू करना, ये मैं समझता हूँ कि अदारों को कमज़ोर करने वाली हरकतें थी। माजी के अंदर बहुत कुछ हो चुका है और इस वक्त ये फैसला जिस तरह उन्होंने शफाफ तरीके से इसकी लाइव समाअत की, तो देखें पूरा दिन वहां पे जजेस बैठे हैं, समाअत कर रहे हैं और मीडिया उसको दिखा रहा है। जी बिल्कुल। अब उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीजें होती, अगर कोई वहां पे जाती पसंद नापसंद उनकी गालब आ रही होती तो आवाम के सामने आ जाती और अवाम तनकीद करने से तो बिल्कुल नहीं चूकती। तो मुझे नहीं लगता कि इस फैसले के ऊपर कोई ऐसी तनकीद सियासी लोगों की जानिब से की जाए, क्योंकि माजी के अंदर चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो चाहे PTI हो, जिन्होंने तनकीद की है वो आखिर में आकर खुद तनकीद का निशाना बने हैं। आप कभी देखें ना, उनके बयानिया तब्दील क्यों होते हैं? जब बेजा तनकीद करेंगे, बेजा मुफादात की उम्मीद रखेंगे, तब बयानिया तब्दील होते हैं। अगर वो जायज आइन और कानून की बालादस्ती को समझते हुए मुतालबात भी करें और तनकीद भी करें, तो शायद उन्हें बार बार अपने बयानिया तब्दील ना करने पड़े। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाती है, अगर बयानिया तब्दील करने की आपकी बात बिल्कुल बजाय कि फिर अगर जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, फिर लेम एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और नो डाउट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक रैकेट सेट किया है कि उन्होंने लाइव इतने इंपॉर्टेंट केस के हवाले से जो कवरेज करके दिखाई है और पूरी कौम के सामने उनका ये जो स्टेप था काफी अप्रिशिएटेबल है। अभी तक ये शॉर्ट्स हमारे पास जो उनके नोटिस थे वो हमारे पास आए हैं, केस अभी इन डिटेल आना बाकी है और इन डिटेल जब वो आ जाएगा तो इस बात में कोई अभाम नहीं रहेगा कि ये जातियात पर या किसी फर्द वाहिद को रिलीफ देने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को मलहूज़े खातिर रखते हुए इदारों को तस्लीम किया गया है और इदारों को माना गया है। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात है कि नवाज शरीफ भी लंदन से रवाना हो चुके हुए हैं, तो क्या वो वतन वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उनके साथ कौन है और कौन नहीं है? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर मुल्क के साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जो 4 साल पहले इलाज की गर्ज से अपने वतन से लंदन गए थे, आज वो वहां से फाइनली निकल चुके हैं। पहले तो भाम ये किया जा रहा था कि बड़े मियां साहब वापस नहीं आएंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। नहीं आ रहे क्योंकि अब तक ये भी यकीनी नहीं हुआ। अभी तो वो सिर्फ लंदन से रवाना हुए हैं, सऊदी अरब जाएंगे, उम्रे की अदायगी करेंगे, उसके बाद फिर वो दुबई जाएंगे और फिर दुबई से वतन वापस आएंगे। इस तमाम स्टोरी के अंदर एक चीज काफी डिफरेंस ही नजर आ रही है। पहले तो जलसे हो रहे थे, शादरा में एक नाकाम जलसा हुआ, फिर ठोकर में एक जलसा किया गया, उसके बाद जलसे मंसूख कर दिए जाते हैं और जरा ये खबर देते हैं कि नवाज शरीफ ने इस हवाले से हमजा शहबाज और मरियम नवाज से काफी सख्त लहजे में बात भी की है और दोनों को यह भी कहा है कि आप दोनों अपनी जाती लड़ाइयों को साइड पर रखें और आपकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, ये जराए का दावा है। इसी के साथ साथ जब मरियम नवाज जो है उन्हें ये इस तरह की बातें कही जाती हैं तो जवाब के सामने पेश किया जाता है कि जी हमने अपने वर्करों को थकने से बचाना है।
आप इतना अरसा रेस्ट टाइम पर ही तो थे और आप आज फिर कह रहे हैं कि हमें थकने से बचाना है। आपकी पार्टी की आला क़यादत वापस आ रही है और ऐसे माहौल में जहां पर पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, बल्कि वोटर्स को, सपोर्टर्स को इज्जत दी गई, राउंड टेबल्स पे बिठाकर अच्छे तरीके से खाना भी खिलाया गया, अच्छे तरीके से कैंपेन भी की गई, और उसके बावजूद आज आप ये एक्सक्यूज रख रहे हैं कि जी अभी तो फिलहाल अभी हम जरा ना टाइम लेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े मियां साहब के इस्तकबाल की तैयारियां करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये भी बयानिया सामने आ रहा है कि जी अगर बात की जाती है नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो उनके पास एक ऐसा एजेंडा मौजूद है जिससे हम फौरी तौर पर मुआशी इस्तेहकाम को वापस ले आएंगे। तो क्या नवाज शरीफ जब वतन वापस पहुंचेंगे तो उनके लैंड करने के फौरन बाद बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी? क्या आटा सस्ता हो जाएगा? ऐसा कौन सा एजेंडा लेकर आ रहे हैं? और अपने सगे भाई को, अपने छोटे भाई को वो एजेंडा क्यों नहीं दिया? 16 माह इतनी बैड गवर्नेंस देखी कि उसके बाद आज अवाम आप पे गुस्सा कर रही है और उस गुस्से के नतीजे में लोगों ने उनकी गाड़ी का घेराव भी किया। आपको आज लोग नहीं सुनना चाहते, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये एजेंडा पहले क्यों नहीं दिया गया और वो किस एजेंडे के तहत वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आज के प्रोग्राम में जानते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त खुद काफी परेशानी कार हो चुकी है क्योंकि जलसे मनसूख कर दिए गए हैं। आजम साहब लंदन से निकल चुके हैं, नवाज शरीफ साहब मजहर साहब की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले बात करना चाहूंगी कि पहले तो ये बता दीजिए कि वो कंफर्म वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए माहौल ये है कि आपने इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट की हुई है, इंतखाबी जलसे भी आपके हो रहे हैं, फिर आपने अचानक एकदम से उनको सडन रोक दिया। ख्वाजा साद रफीक के हल्के में भी आप नहीं जा रहे, राना मशहूद के हल्के में भी आप नहीं जा रहे, आपने तमाम तरह एक्टिविटीज को रोक दिया हुआ है। कहानी क्या है? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो मौकफ कल सामने आया ना, क्योंकि हमारे जो बीट रिपोर्टर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने खबर दी कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम अपनी जो जलसे और रैलियों की एक्टिविटीज थी उसको रोक दिया। और 15 तारीख का एक जलसा अनाउंस था ये शुमाली लाहौर में, जो कि शहबाज शरीफ ने उसमें खिताब करना था और वो तवक्को की जा रही थी वो बड़ा जलसा होगा, वो भी कैंसिल कर दिया गया और रैलियाँ भी। उसके हवाले से हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं उनकी खबर थी कि मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनों को मजीद थकाना नहीं चाह रही और वो चाहते हैं कि अपनी एनर्जी जो है वो रिटेन करें और 21 अक्टूबर की तैयारी करें जब मियां नवाज शरीफ आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए। अब हम आ जाते हैं मियां साहब की वापसी की तरफ। अब देखिए मियां साहब अभी गए हैं सऊदी अरब। मियां साहब ने जाना था 9 अक्टूबर को सऊदी अरब, लेकिन वो गए हैं 11 अक्टूबर को, 2 दिन उसमें डिले करके। सऊदी अरब में उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब में कुछ मुलाकातें जो कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकातें हैं वहां पे वो करें, उनमें ऑफिशियल कोई मुलाकात नहीं है, अनऑफिशियल उनकी कोई मुलाकातें हैं। अब वो किन से करते हैं, क्या मुलाकातें हैं, ये तो एजेंडा क्या है। उसके बाद 17 तारीख को या 18 तारीख को वो दुबई आ जाएंगे। दुबई में 2 दिन स्टे करेंगे, फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अब दुबई में जब वो पहुंचेंगे तब हतमी तौर पर पता चलेगा कि मियां साहब पाकिस्तान आ रहे, क्योंकि उन्होंने आना चार्टर्ड प्लेन पे। और जो कहा जा रहा है इस वक्त उनके साथ तकरीबन 150 से 160 लोग उनके साथ होंगे, जिनमें लंदन से भी और दीगर पाकिस्तान से गए हुए कुछ सियासी उनके लीडरशिप, उनके कुछ जर्नलिस्ट, उनके डॉक्टर, उनके कानूनी टीम, वो सारे उनके साथ होंगे। अच्छा, जब वो दुबई में आएंगे, दुबई से 35 से 40 उनके जो अपने लीडर्स हैं, जो लोकल यूएई के जो उनकी लीडरशिप, वो भी उसमें शामिल होंगे। अच्छा, जो जर्नलिस्ट वो साथ लेके आ रहे हैं वो या लंदन से आ रहे हैं या पाकिस्तान से उनको लेने के लिए दुबई कुछ लोग जा रहे हैं। अच्छा, दुबई की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वहां के हमारे जो पाकिस्तानी मीडिया के लोग हैं, अभी तक किसी को इन्वाइट नहीं किया गया, ना किसी को इंटीमेट किया गया कि उसने मियां साहब के साथ पाकिस्तान आना है। ठीक है। अच्छा, अब जब वो दुबई पहुंचेंगे, वहां पे 2 दिन स्टे के अंदर उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है वहां पे, वो भी ऐसे ही है। चार्टर्ड प्लेन का भी अभी तक तय नहीं हुआ कि वो कौन सी कंपनी का करवा रहे हैं। हाँ, ये जरूर पता चला है कि एक मिड जैक कंपनी थी लाहौर पाकिस्तान के अंदर, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसके मालिक हैं मियां नासिर जंजवा। वो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं। मियां नासिर जंजवा वो आदमी है कि आपको याद होगा इससे 4 साल पहले जज अरशद मलक, बिल्कुल, उन्होंने एक जिक्र किया था करप्शन का, और वो करप्शन का मतलब नाम लेके उन्होंने नासिर जंजवा साहब का जिक्र किया था। बिल्कुल। और उस दौरान पीटीआई हुकूमत ने नासिर जंजवा से हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ को बयान दे, लेकिन नासिर जंजवा मियां नवाज शरीफ के साथ यूके चले गए थे और वो फिर वहीं यूके में रहे थे। और आज
जब मियां नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर लंदन के अंदर डॉक्टर फैसल और दीगर अमला पाकिस्तान की एम्बेसी का, और साथ ये नासिर जंजवा साहब, ये हीथ्रो एयरपोर्ट पे मियां नवाज शरीफ के साथ थे, जिनकी फुटेज जारी हुई, जो ट्वीट्स हुए, जो मीडिया के ऊपर। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान एम्बेसी के जो हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, क्या वो ऑफिशियल कैपेसिटी में मियां नवाज शरीफ को सी ऑफ करने आए थे या वो जाती तलकात में आए थे? क्योंकि अभी तक मियां नवाज शरीफ सजा याफ्ता भी हैं और मफरूर भी हैं। मैं आपके पास उस पॉइंट पर वापस आऊंगी। मजहर बिरला साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी लंदन में मौजूद हैं, आपने तो कहा था कि वो वापस नहीं आएंगे, आज तो हमने मंजर ही बड़ा डिफरेंट देखा। वो फाइनली 4 साल बाद अपना इलाज करवा के आ रहे हैं। पता नहीं कितनी बीमारियों का वो शिकार थे, दिल का मसला उन्हें है, गुर्दों का मसला उन्हें है, दिमागी इश्यूज उनको हैं, काफी टेंशन में भी रहते हैं, प्लेटलेट सेल्स भी उनके काफी कम रहे हैं। फाइनली आज वो वतन के लिए रवाना हो चुके हुए हैं, आप तो कह रहे थे वो नहीं आएंगे। मैं इसका जवाब देता हूँ जी जी, लेकिन उससे पहले तजवीज देना चाहता हूँ। जी प्लीज। मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो अपने वर्कर्स को बादाम लेकर के सही दिया करे जी। और तेल भी ले, मालिश भी किया और ताकतवर होके तो फिर आए इस्तेमाल। सही। देखिए, लंदन में हूँ इस वक्त और यहाँ 2 तरह की राय पाई जाती है। एक ये है कि मियां नवाज शरीफ जाएंगे, एक, लेकिन जो मुस्तरद राय है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ उम्रा करेंगे जी और दुबई में अपनी बेटी के पास रहेंगे। अच्छा। और फिर वापस आ। अच्छा। अब ये जो बात आदम चौधरी साहब ने की है कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो है वो वहां क्यों गए, तो आज बहस हुई यहाँ पे, तो फिर पता चला कि जी वो कहीं का डंडा चढ़ा होगा तो वो गए। अब ये एक सवाल है कि नवाज शरीफ इस वक्त क्या वो प्राइम मिनिस्टर है? नहीं। क्या वो कोई मिनिस्टर है? नहीं है। वो एक मुजरम है। आपने वैसे अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया हुआ है। अगर आप ये बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो फिर नवाज शरीफ साहब को सिस्टम कबूल करने के लिए तैयार है ना, तो फिर तो वापस आ रहे हैं वो। नहीं, लेकिन आप देखिए ना कि आज एक फैसला ऐसा आ गया है जिसमें उनके 4सी दफा वजीर आजम बनने में वो रुकावट बन जाएगा, उन्हें अपील का हक नहीं होगा। और मेरा ख्याल है, मैं अपनी राय पे कायम हूँ आज भी, कि वो नहीं आएंगे 21 तारीख को। वो अब जब नहीं पहुंचेंगे उम्रे के बाद तो वो ज़ाहिर है थक जाएंगे, उनको हो सकता बीमारी बढ़ जाए। अच्छा। और फिर वो वापस चले जाए। अच्छा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आएंगे। लेकिन जिस तरह की फुटेज आई सामने आई है मजहर साहब, जिस तरह लोगों को उन्होंने अलविदा किया है या लोग उन्हें मिल रहे थे, फोटो सेशन चल रहे थे, आज मैंने एक कॉलम पढ़ा, इतना जज्बाती कॉलम लिखा गया था जिससे एहसास हो रहा था कि बड़ा दिल पे पत्थर रख के वापस आ रहे हैं वो। देखिए, इस तरह के ड्रामे पहले भी हुए, मुशर्रफ दौर था उस वक्त भी होते रहे, उसके बाद भी ये ड्रामे जारी रहे। तो ये हमारे सियासतदानों का एक खेल है। अच्छा। बाकी वो अपनी पार्टी को ज़ाहिर सरगर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। रैलियां भी ऐसी, अब तो लाहौर में देखो जैसे वो जमात इस्लामी वाले ऐलान किया करते थे कि फलां दिन जलसा है या जुलूस है या मुजाहरा है, तो उस तरह ये आम सुजुकी पिकअप पे रख के माइक वो ये लाहौर की गलियों में कि जी वो मरियम नवाज जो है वो आपकी इज्जत है, आपकी शान है, उसके कहने पर निकले, और नवाज शरीफ को आपकी शान है। तो जलसे क्यों मनसूख कर रहे हैं, फिर ऐलान कर रहे हैं तो जलसे क्यों मनसूख कर रहे हैं मजहर साहब? रैलियां और जलसे मनसूख करने का प्रोग्राम है, ये भी इस बात की दलील है कि मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं वर्कर्स की एनर्जी हम सेव कर रहे हैं, वर्कर्स की एनर्जी सेफ रहेगी तो उसके बाद बिलियंस और ट्रिलियंस में लोग जाएंगे उनको रिसीव करने के लिए। तो उसके लिए बादाम खिलाएं। वो वैसे भी इनकी रिश्तेदारी है जारा खानदान, तो वहां से कोई पहलवान जो है वो बकायदा वर्जिश करवाया करें इनको, ताकि लोग ताकत पकड़े और ताकत बलबूते पर आए। वैसे तो अगर उन्होंने आना है तो वो ताकत के बलबूते पर ही आएंगे। अच्छा। लेकिन आने से पहले ताकतवरों के बारे में उन्होंने 2-3 ऐसे बयान दाग दिए जो उन्हें मुश्किलात में डाल। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, अपना बयानिया तब्दील किया उन्होंने। वो तो डार साहब ने कहा ना अल्लाह पे छोड़ दिया, तो डार साहब उनके तर्जुमानी तो है ना, मामला उधर ही रखा हुआ है।
देखिए अभी उनके वो जो दुबई में मेजबान होंगे ना अली ठीक है, डार, हाँ जी, वो तो अभी लंदन में है। अच्छा ठीक है, अली डार तो मेरा ख्याल साथ नहीं गए, अच्छा ठीक है, मैं इस पॉइंट आपके पास, वो उम्रा करने नहीं गए। ठीक है, इस पॉइंट आपके पास वापस आती हूँ। एक नया स्लोगन देखा है, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक, ये एक बड़ा बयानिया सामने आ रहा है। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं जराए की कि उम्मीद पाकिस्तान टाइप वाला कोई टाइटल भी साथ लिखा जाएगा और वो इस टाइटल के साथ वापस आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वापस नहीं आ रहे, यहाँ पर तो जगह जगह वॉल चॉकिंग हुई हुई है, बैनर्स लगे हुए हैं, उम्मीद से यकीन अच्छा, तक, पाक सरजमीन एक तक। बात उनकी बड़ी वैलिड है बरलाद साहब की, कि देखें लाहौर के अंदर जो रैलियां और जलसे कैंसिल किए गए हैं, ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि जिसपे शक पैदा होता है कि शायद मियां साहब ने वापस नहीं आना, तो जिसकी वजह से ये जलसे, वैसे आप दोनों हजरात से ज्यादती कर रहे हैं, वो वापस आ भी अच्छा, सकते हैं, उनके वर्कर्स उनको रिसीव करेंगे, आप लोग कितनी ज्यादती कर रहे हैं बस उनके साथ। थोड़ा सा, एक तो जो आपने अभी जिक्र किया है ना नए स्लोगन का, जी जी, क्या था स्लोगन? उम्मीद से यकीन उम्मीद तक, से पाक यकीन सरजमीन तक, ठीक का है? सफर। अब देखें, कभी नया पाकिस्तान, कभी उम्मीद से यकीन तक। अच्छा, ये वाले स्लोगन भी आप सारे सियासतदान हम पे रहम खाएं। पाकिस्तान को नया बनाना है बना ले, पुराना बनाना है पुराना रहने दें, और कम से कम इस कौम को पाकिस्तानी होने का कोई जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो तो खत्म करें। पाकिस्तानी कौम पे इतनी मुश्किलात, और कौन से सियासतदान, कौन सी सियासी जमात, ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हम रहते हैं? जमहूरियत वो होती है जिसके सम्राट ऊपर से नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुंचे। हमारी अजीब जमहूरियत है, हमारे तमाम सम्राट अशराफिया पे आगे खत्म हो जाते हैं, अवाम तक वो सम्राट आते ही नहीं है। बहरहाल मियाँ साहब आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, हम पाकिस्तान की इकोनॉमी लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल। बाबा, आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, 4थी दफा आपके भाई रहे हैं, और पंजाब मुसलसल आपके पास रहा है। भाई आपने ये 4 टेन्योर के अंदर जो अगर मुल्क के अंदर मुआशरा ठीक कर सकते थे या मुल्क के पॉलिसीज बेहतर, आप क्यों नहीं कर सके उस वक्त? आपने उस वक्त तो गौर नहीं किया। अब आप कौन सा ऐसा कोई कानून का खजाना लेके आ रहे हैं या अलादीन का चिराग लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे? ये 16 महीने, वो कह रहे हैं पहले भी नवाज शरीफ साहब को काम नहीं करने दिया गया था, तरक्की की राह में हमेशा उनकी रुकावट रही है। जिनको कहते हैं वो अब वो ला रहे हैं, तो वो देखते हैं कि वो मियाँ साहब से काम कैसे करवाते हैं, या मियाँ साहब से उन्होंने कोई शायद कोई हलफ शलफ हुए हो, मियाँ साहब ने वादा किया हो कि जी मैं पूरा काम करूंगा और आंख की तारा बन के काम करूंगा। भाई तो उनके वैसे सीवी डिलीवर कर गए। अच्छा, मैं आपको दुबई का बताऊं, मियाँ साहब ने 17 तारीख को या 18 को दुबई पहुंचना है, 8 तारीख को 8 अक्टूबर को पूरी दुबई की इन्होंने तंजीम तब्दील कर दी मुस्लिम लीग नून की। रीजन? अच्छा, अब उसकी रीजन, वहां पे मेरी ना आज कुछ लोगों से गपशप हो रही थी, तो वो उसका नोटिफिकेशन आया मेरे सामने, तो वो लंबी चौड़ी तंजीम एक नई बनाई गई थी, पुराने लोगों को तो लोगों को यकीन नहीं कर दिया पुरानी लोगों पर, और पुराने जो कारकुन है उनका ये कहना है कि जी हम लोग इतने शायद अखराजात अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, तो लिहाजा जो साहिब हसीयत लोग हैं उनको तंजीम में अब जगह दी गई है, वो लोग तंजीम साजी यहाँ पे जो है ना चलाएंगे तंजीम को, और जो पुराने कारकुन थे उनको पीछे कर दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज, चाहे दुबई हो चाहे सऊदी अरब हो, दोनों जगह के ऊपर आप सियासी कोई सरगर्मियां नहीं कर सकते। ठीक है। लिहाजा मियाँ साहब अगर सऊदी अरब में रहेंगे तो वो उम्रे के बाद उनकी मुलाकातें जाती हैं, दुबई में रहेंगे तो जाती मुलाकातें जरूर करेंगे, कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। मजहर बिरला साहब, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये तो अब उनका तभी पता चलेगा जब वो उम्रा करने के बाद दुबई जाएंगे और फिर वहां से आगे क्या हालात होंगे। इस सारी सिचुएशन में आसिफ अली जरदारी साहब भी पीछे नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि भाई इंशाअल्लाह चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। अभी इलेक्शन नहीं हुआ, उससे पहले ही हर पार्टी अपना अपना नताइज खुद ही सुनाई जा रही है। एक कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मेरा है, दूसरा कह रहा है प्राइम मिनिस्टर मेरा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जमात को इजाजत नहीं मिल रही, अभी उनको इंतखाबी अमल भी अपना स्टार्ट करना है। तो ये किस किस्म का इलेक्शन का माहौल है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, इसमें 2 पहलू है फायजा। एक पहलू तो ये है कि कोई भी लीडर अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए, अपने कारकुनों की एनर्जी को बहाल रखने के लिए इस तरह के दावे करता है जी। कि हमारी हुकूमत मान रही है, हम जीतेंगे, ये दावे करें, सारी पार्टियां करें। दूसरा आप ये देखिए कि आसिफ अली जरदारी बड़े दिनों से खामोश थे। जी बिल्कुल। वो अब अगर बोले हैं तो इसका मतलब है उनकी भी कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। उनकी पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा का बयान भी सामने आया था।
कि उन्हें मेरी जिनसे बात तो रिजर्वेशन यही थी है वहां कि वो मुलाकातें किसी न हुई किसी उनकी। से बातचीत कर रहे थे। लेकिन मैं एक और फिलॉसफी बयान करता हूँ कि बातचीत से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए कि पाकिस्तान में ताकतवर लोगों ने जो 2 नई पार्टियां बनाई हैं, उनको किसी ने पूछा नहीं। पहले पाकिस्तान में ये होता था कि जो पार्टी एस्टेब्लिशमेंट बनाती थी, लोग रातों रात उसमें शामिल हो जाते थे। अच्छा, धड़ाधड़ लीडर शामिल हो जाते थे, अवाम भी शामिल हो जाते तो थे। फिर पाकिस्तान तहरीक लेकिन इंसाफ के बारे में क्या ख्याल है आपका? की बनाई हुई पार्टियों को लोग पूछ नहीं रहे। तो लोग उनकी तरफ पाकिस्तान मुतवज्जो तहरीक नहीं इंसाफ हो के रहे। बारे में क्या ख्याल है इसका वजह मतलब साहब? है उन्होंने कि नहीं, जो किसने बनाया? ताकतवर का बयानिया है या उनके जो मोहरे हैं वो फेल होते जा रहे हैं। तो मैं तो पाकिस्तान को एक नई तर्ज में जमहूरियत देख रहा हूँ, पाकिस्तान में एक नई तर्ज का इलेक्शन देख रहा हूँ, पाकिस्तान में एक नई तर्ज का सियासी माहौल देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब किसी की मदद किसी के काम आ सकती। तो अभी देखिए ना, एक जमात तो इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं बन रही, अभी तक इंतखाबी अमल स्टार्ट ही नहीं हुआ, जल्द से उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो अब कैसे इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं फिर? देखिए, जिसके पास अब जब भी हो, जिसके पास अवामी ताकत होगी वही जीतेगा। अब हारों से जीतने वाली बात खत्म हो गई। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मुलाकात की आज शहबाज शरीफ से और कहा है कि जी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई है, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया है कि पीडीएम की क़यादत आपके पास रही है तो आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जमहूरी तरीके से तमाम तर चीजों को डील किया है। अंदर की खबर क्या है, ये मुलाकात की वजह क्या है? मुलाकात की वजह यह है कि वो मियां नवाज शरीफ के अगर इस्तेमाल होना है तो मदरसों के बच्चे चाहिए, तो वो बच्चे आएंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब अनाउंस कर देंगे कि हम भी इस्तेमाल करेंगे जी, पीडीएम पूरी इस्तेमाल करेगी। तो वो तो आपको पता उनके पास एक फोर्स है मदरसों के बच्चों वाली, तो वो मदरसों बच्चे बस में भरते खर्चा इनसे ले लेंगे। वैसे तो वो खर्चा डबल ट्रिपल ही लेंगे ना। अच्छा, खर्चा इनसे लेके तो बसों में भर के दे आएंगे जो नौजवान है, मदरसों के स्टूडेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में मुलाकात। वैसे आप दोनों लोगों ने बड़ी ज्यादती की है, देख लें, एक बड़ी पार्टी के लीडर वापस आ रहे हैं और आप दोनों लोग ज्यादती कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का एक और भी इसमें है, क्योंकि मौलाना साहब मुसलसल चाह रहे हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो, और बज़ाहिर मौलाना साहब 1 महीना मुलतवी कराने में कामयाब नजर आ रहे हैं। आपको याद है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दी थी जनवरी के अंदर, लेकिन अब कल से बहस चल रही है, शायद वो फरवरी के आखिर में। मौलाना साहब इंतखाबात अपने एजेंडे में कामयाब नजर आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब इस एजेंडे में उनके साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ इस एजेंडे में खड़े होते हुए नजर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी एक्टिविटीज को रोक दिया है। मुबस्सिरीन का, माहिरीन का यही कहना है कि अब तक हालात यही बता रहे हैं और आज का फैसला भी यही बता रहा है कि मुमकिन हद तक ये चांसेस हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। यहां पर लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से, जहां पर हम देखते हैं कि हलाकतों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुजालिम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हमास और इसराइल का जो एक आमना सामना हुआ है, इसके बाद मशरिक़ वुस्ता में एक अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा जो है वो कायम हो चुकी हुई है। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि किस तरह से 2 बड़ी कुव्वतें जो हैं, जो डिवाइड हो चुकी थी, डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे थे, एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड की बात की जा रही थी, उसी वक्त ये सामने हमला आना और इसके बाद अब तमाम उम्मत मुसलमान सोचने पे मजबूर हो चुकी है कि अब आगे नेक्स्ट फ्यूचर क्या होगा। अगर गजा के हवाले से बात की जाती है तो दुनिया का सबसे हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग रह रहे हैं। गजा की पट्टी पर जिस तरह से फिजाई हमले किए जा चुके हैं और अब जमीनी ऑपरेशन भी स्टार्ट किया जा रहा है, काफी बड़ी तादाद में हलाकतें हो चुकी हुई हैं। एक जानिब पर तो यह रवैया है कि यह कहा जा रहा है कि यह होलोकास्ट से भी कहीं बुरा मंजर हमने देखा है। ये इसराइल का मौकफ है। कितनी खूबसूरत बात है कि आप आज अपने साथ होने वाले रवैये को होलोकास्ट से तशबीह दे रहे हैं, तो जो आप इतने अरसे से मुसलमानों के साथ कर रहे थे उसको क्या टाइटल देना पसंद करेंगे। और अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो जब रशिया वर्सेस यूक्रेन और अमेरिका आते हैं तो वहां स्टैंडर्ड दुनिया के तब्दील हो जाते हैं, लेकिन जब बात की जाती है उम्मत मुसलमा के हवाले से, वहां आपके स्टैंडर्ड हमें कुछ और ही नजर आते हैं। आज अगर बात की जाती है कि लोगों ने फलस्तीन के हक में बात करनी है या उनके राइट्स के लिए बात करनी है,
हैं तो बैन करते हुए नजर आते हैं, और बल्कि एक खास हल्का ये भी बात करते हुए नजर आता है कि जरूरत ही क्या थी अटैक करने की, जब उन्हें इस बात का इल्म था कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। यह आजादी की जंग है, आजादी की तहरीकें ऐसे ही चला करती हैं। हमास की जानिब से मौक़िफ़ यह आया है कि जब तक जंग बंदी नहीं की जाएगी तब तक हम किसी भी कैदी को आज़ाद नहीं करेंगे और हम किसी भी कैदी से बात नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने टेलीफोनिक राब्ता भी किया है फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ। इसी के साथ साथ जॉर्डन और इजिप्ट में भी उन्होंने बात की है और उनका यही मौक़िफ़ है कि जी हम जब तक के हमारे जो ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ अगर बेहतर हो जाते हैं तो वो एक ही शर्त पे होंगे कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए रिलीफ होना चाहिए। दूसरी जानिब पर जो सियासी माहिरीन और मुबस्सिरीन हैं जो काफी अरसे से इस तमाम तर चीजों को देख रहे हैं, उनकी नजर में ये एक बड़ा एग्जैक्ट और राइट टाइम है कि जहां पर इसराइल अपने ताल्लुकात को मशरिक वुस्ता के साथ ठीक करना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ताल्लुकात ठीक करने की, तो गुज़िश्ता प्रोग्राम में अर्ज की थी कि इसी तरह से पहले आज से 50 साल पहले जब इजिप्ट ने ये स्टेप उठाया था तो इजिप्ट के साथ भी कुछ ऐसे ही वादे किए गए थे कि आप हमें तस्लीम कर लें, हम आपके यहाँ डेवलपमेंट सेक्टर्स को मजीद इंप्रूव कर देंगे, जबकि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ये एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है तमाम गल्फ कंट्रीज के पास। अब तहरीक भी स्टार्ट कर दी गई थी कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक ने जो है वो इनको तस्लीम करना है, जिसमें बहरीन भी सर फहरिस्त नजर आया, हमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी सर फहरिस्त नजर आई है। लेकिन इस हवाले से हमने देखा कोई खातर ख्वाह तब्दीली होती भी नजर नहीं आई है और मुबस्सिरीन और माहिरीन का ये कहना है कि अगर इस वक्त इस तमाम सिचुएशन के अंदर ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं तो ये सदर जो बाइडन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि जो उन्हें टास्क उनके दौरे हुकूमत में दिया गया है इलेक्शन से पहले पहले उन्होंने अचीव कर लिया है। ये तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। मजहर बिल्लाह साहब, अगर बात करते हैं गजा के हवाले से या फलस्तीन के हवाले से, जो भी सोशल मीडिया पे तमाम तर चीजें आ रही हैं इंतहाई दर्दनाक हैं, अफसोसनाक हैं। जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है और जिस तरह से फिजाई बमबारी की जा रही है, और इसराइल का ये मौक़िफ़ है कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है। एक तरफ पे अपने होलोकॉस्ट को याद कर रहे हैं और दूसरी जाने पे वो मुजालिम ढा रहे हैं। ये दोहरा रवैया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है पहले मुसलमान मुल्कों के हवाले से है। जी। पहला दुख है मुसलमान मुल्कों की जो तंजीम है OIC, पता नहीं कहाँ सोई हुई है। नहीं, आज इजलास बुलाया उन्होंने, आज इजलास था उसका। वो इजलास बस फॉर्मेलिटी है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि बड़ा स्टेप लेंगे। दूसरा, मुसलमान मुल्कों की जो 40 मुल्कों की फौज बनी थी, वो फौज भी पता नहीं किधर गायब है। फिर सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि ये जो ममालिक हैं, ये बेसिकली शाम था एक निकले मुल्क, लबनान, उर्दन, फलस्तीन और इसराइल, ये बॉर्डर्स पे साथ साथ एग्जैक्टली एक लाइन में आते हैं। तो एक ही मुल्क के लोग थे। अगर अपने बच्चों का दुख नहीं है, और मुझे हैरत है लबनान और उर्दन और शाम के लोगों पर और इराक के लोगों पर भी, ईरान और इराक का मौक़िफ़ क्या है सामने, के गीत गाते हैं सारा साल, उन पर क्या फलस्तीनी बच्चे का खून सुर्ख नहीं है? क्या फलस्तीनी औरत का खून सुर्ख नहीं है? क्या वहां जो शहीद हो रहे हैं वो इंसान नहीं है? मुझे लग रहा है फायजा कि वो एक बड़े पैमाने पर जंग होने वाली है। एक इंटरनेशनल खेल है। आपको पता है पिछले दिनों इंडिया में G20 का इजलास हुआ था। जी बिल्कुल। बड़े दावे किए गए थे कि एक रेलवे का रूट बनेगा, एक सड़क बनेगी, दुबई जाएगी, इसराइल जाएगी, तो फला जाएगी। तो मेरा ख्याल है जो उसके मुखालिफ कुव्वतें हैं वो ये रूट भी नहीं बनने देंगे। जो इंडिया जो ख्वाब देख रहा था कि यूरोप से डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, ट्रेड फ्री उनका जो एग्रीमेंट हो गए और G20 का इजलास हो गया और इसराइल को भी रेलवे लाइन भी बन जाएगी और दुबई को भी बन जाएगी और जमीनी रास्ते भी बन जाएंगे और फलां भी हो जाएगा। ये भी एशिया में जो बड़ी कुव्वतें हैं दो वो नहीं बनने देंगी। अब उन्हीं कुव्वतों ने इसराइल के बढ़ते हुए कदम रोके हुए हैं और मेरा ख्याल है कि ये जो मज़ाक़ ग्रुप है ये भी चैन से बैठेंगे। अगर का वहां मदद के लिए आ सकता है तो फिर कोई और फलस्तीनियों के लिए आ सकती है। ठीक।
अगर हम बात करते हैं खित्ते में तब्दीलियों के हवाले से, तो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम हिरोशिमा, नागासाकी, होलोकास्ट, इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि इन चीज़ों को तो शायद हमें अक़वाम मग़रब भूलने भी नहीं देती है, क्योंकि वो उनके अपने साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हुई हैं। आज एक सिचुएशन बन चुकी है कि अमेरिका की जानिब से एक असलहे से भरा हुआ प्रॉपर एक जो बेड़ा है वो भी वहां पहुंच चुका है, जहाज वहां जा चुका हुआ है। क्या करना चाह रहे हैं निहत्ते लोगों के साथ? और यहाँ पर अब इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीमें उन्हें नजर नहीं आ रहा। बात मजर साहब वाली है, क्या उनके बच्चे का खून लाल है और एक मुसलमान के बच्चे का खून लाल नहीं है? फैजा, आप अगर देखें तो जितने गैर मुस्लिम मुमालिक हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ये 4, इसके साथ साथ बाकी मुमालिक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं, तमाम इजराइल के साथ खड़े हैं। अगर कन्फ्यूजन पाई जा रही है वो सिर्फ मुसलमानों में पाई जा रही है, और मुसलमानों की तमाम तर नजरें या सऊदी अरब की तरफ होती है या पाकिस्तान की तरफ होती है, या फिर जुम्मे के बाद रैलियां निकालने की तरफ पाकिस्तान की तरफ। इसलिए मुसलमान अपनी नजरें मरकूज करते हैं कि पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां जहां इस्लामी मुमालिक के अंदर जरूरत पड़ी है, हमारी अफवाज वहां पे गई है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन इस वक्त अजीब सूरत हाल मखमसे में गिरफ्तार है। आप कौमें देखें तमाम मुस्लिम मुमालिक की, वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ, उनके दिल उनके साथ धड़क रहे हैं, जज्बात उनके साथ है, लेकिन जो हुकूमतें हैं वो आपको वहां पे कंफ्यूज नजर आ रही है, कोई फैसला ही नहीं कर पा रही। इसका मतलब आप ये कहने कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं हमारी खारजा पॉलिसी जीरो है। आज का अगर आपने सुना हो, जो फलस्तीन के तर्जमान है हमास के, उनका एक इंटरव्यू नशर हुआ है, हमारे टीवी पे भी नशर हुआ था, बाकियों पे भी। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भरपूर उम्मीद जाहिर की। अब वो पाकिस्तान से उम्मीदें क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि पाकिस्तान की पहले दिन से एक पॉलिसी रही है कि जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं मिलते, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। पावर भी है। दूसरा, पाकिस्तान का इशू है कश्मीर। देखिए, ये असूली मौकफ है पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त हम एक कंफ्यूज पॉलिसी के शिकार हैं, ना हम उधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। अब दुनिया के अंदर जितनी चीजों को जंगी जराइम डिक्लेयर कर दिया गया है, उसमें फास्फोरस बमिंग हो, उसमें कारपेट बमिंग हो, उसमें हॉस्पिटल्स के ऊपर हमले हो, उसमें इमदादी काफिलों के ऊपर हमले हो, उसमें खवातीन और बच्चों के ऊपर हमले हो। आज फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर तमाम वो जराइम इसराइल कर रहा है, जिनको तमाम यही दुनिया, यही ऋषि सोनिक, यही जसन ट्रूडो, यही जो बाइडन, जिसको जंगी जराइम डिक्लेयर कर चुके हैं, आज वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो दहशतगर्दी जो पूरी दुनिया को नजर आ रही थी पिछली कई दहाइयों से, जिसमें बेगना और मासूम बच्चे और मुसलमान शहीद हो रहे थे, ये उनको उस वक्त नजर नहीं आई। आज इजराइल के ऊपर अगर हमास ने अटैक किया है, इनको फौरी तौर पर वो दहशतगर्दी नजर आई। अब जो इजराइल कर रहा है वो उसको जायज करार दे रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि हम अटैक नहीं रोकेंगे और हमास ने कहा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन एक चीज आपने थोड़ी सी अपने इंट्रो में बात की थी, मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स करता हूं। जो जिहाद होते हैं या जो तहरीकें होती हैं आजादी की, वो ऐसे लड़ी जाती हैं। अगर आज कुछ लोग, साजिद तारड़ नाम का एक वो अमेरिका में बैठा है पाकिस्तानी, उसने एक ट्वीट किया कि तमाम अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तान नहीं बल्कि ओवरऑल मुसलमान इजराइल के साथ हैं, और उसके नीचे जो पाकिस्तानी मुसलमानों ने उस बंदे की ट्रोलिंग किया और उसका हाल किया है। अच्छा, अब बात यह है, अच्छा एमबीएस का भी मुझे बता दें, क्योंकि एमबीएस भी कंफ्यूज है। देखिए, सऊदी अरब की जानिब से कोई क्लियर अभी तक पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया कि सऊदी अरब की क्या पोजीशन है, क्या वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, नहीं खड़े, अपनी पोजीशन क्लियर करें। अच्छा, मैं हमास की तरफ आ रहा हूं। देखें, जो आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो तो पिछली कई दहाइयों से वहां पे नुकसान उठा रहे हैं, कई दहाइयों से वहां पे बच्चे अपने शहीद करवा रहे हैं। ये पिछले 10 साल के अंदर कुछ 1.25 लाख के करीब उन्होंने अपनी शहादतें वहां पे कबूल की हैं, और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं खोने के लिए उनके पास, उन्होंने अपनी कश्तियां जलाई हैं। और आप देखिएगा, उन्होंने आज ऐलान किया कि हम सरप्राइज देंगे इसराइल को। आप देखिएगा 2-4 दिन में वो सरप्राइज देंगे इसराइल को। मज़हर बिल्लाह साहब, आजादी की तहरीकें हमेशा इसी तरह से चला करती हैं, और हमने देखा कि हमास ने सबसे बड़ा बिग सरप्राइज ये दे दिया कि जो दुनिया में टाइटल अपने पास रखते थे कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, असलहे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें डिफीट ही नहीं कर सकते हैं, आज उन्हें डिफीट करके उन्होंने अपने लेवल पर दिखा दिया हुआ है। इस मौके पर अब वो उम्मत मुसलमा की तरफ देख रहे हैं। एमबीएस क्या स्टांस लेंगे, इस हवाले से आप क्या समझते हैं? मोहम्मद बिन सलमान का क्या रवैया होगा? देखिए, ये आजम चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया
कि दो मुसलमान मुल्क जो है, खासतौर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान, उनकी तरफ देखा जाता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब जो है वो मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर रहा है, वो ऐसी वजह के बगैर नहीं चलती, मुस्लिम फौज की सरबराही उनके पास है। और पाकिस्तान को इसलिए देखा जाता है कि पाकिस्तान के पास एक मजबूत फौज है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है। तो गुजारिश ये है कि मुसलमान खुद चुप हैं। देखिए, 2 अरब मुसलमान हैं, अगर दुनिया में ये खामोश रहेंगे तो दुनिया को खा जाएगी। ठीक है, अब जो वेस्टर्न लोग हैं वो तो इस्राएल की आपका पॉइंट मेरे पास आ चुका है। मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। अगर बात की जाती है उम्मत मुसलमान के हवाले से, तो इस बात में कोई दो बचती है कि आज वो अपने होलोकास्ट को याद करते हैं, वो अपने ऊपर होने वाले मजालिम को याद करते हैं, तो खुदारा शर्म कीजिए कि जो आप कितने अरसे से फलस्तीन के साथ करते चले आ रहे हैं। अब इस मजालिम के सिलसिले को रुकना चाहिए और इंसानी तंजीम, जो तंजीमें ऑन कर रही हैं, जो उनके हकूक देने वाले लोग हैं, वो आज हमें खामोश नजर आ रहे हैं। ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो चलता है। अपनी मेजबान को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।